हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सार गुप्ता एंड वेलकम बैक टू दी परचम। आज हम चैप्टर 22 पार्लियामेंट पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द लक्ष्मीकांत बुक एंड ओवर द इयर्स सेवरल क्वेश्चंस यूपीएससी ने पार्लियामेंट से पूछा है। इस कारण हम पार्लियामेंट पे बेस्ड एमसीक्यूज के 3 लेक्चर्स लाएंगे और ये है पहला लेक्चर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। सबसे पहले देखते हैं हम अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन था who acts as the principal channel of communication between the president and the council of minister, यानी कि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचार के माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है। ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑप्शन डी लोकसभा स्पीकर। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 77 में ये क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, और ये रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर। सो पहला क्वेश्चन, हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा, यानी कि जो प्रथम लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी यूएन देवर। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। इनके बारे में आपने हिस्ट्री में भी काफी पढ़ा होगा और ये है जीवी मावलंकर। एंड पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? पहले डिप्टी स्पीकर थे अनंत स्वामी अयंगर, ठीक है। सो आपको थोड़ी बहुत फैक्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। दूसरा, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 300। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो 300 नहीं होती, वो होती है 250, जिसमें से 238 जो होती है वो होती है इलेक्टेड और 12 होती है नॉमिनेटेड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में जाने से पहले हम देखते हैं कि ये जो 12 मेंबर्स को किन फील्ड से अपॉइंट किया जाता है, किस फील्ड से नॉमिनेट किया जाता है। सो 4 फील्ड है, एक है आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पे, ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है। आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 79, आर्टिकल 112। दूसरी साइड हमारे पास है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड मनी बिल। सो आपको मैं 10 सेकेंड दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखो एंड एक सही आंसर कंक्लूड करो। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 108 है वो डील करता है जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के साथ, और ये जो कॉन्सेप्ट है जॉइंट सीटिंग का वो कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। आर्टिकल 110 ये डील करता है मनी बिल से। आर्टिकल 79 ये डील करता है कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट से, यानी कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होगा, फिर लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ये सारी चीजें आर्टिकल 79 में लिखी है। एंड आर्टिकल 112 डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आम भाषा में क्या बोला जाता है? बजट। सो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का ई। फोर्थ क्वेश्चन, द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन, यानी कि जो संसद है उसके 2 सत्रों के बीच न्यूनतम अंतराल, जो गैप है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 6 मंथ, ठीक है। सो पार्लियामेंट के सेशंस के बीच गैप जो है 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट को एक साल में कम से कम 2 सेशन तो करने ही करने पड़ेंगे। यूजुअली 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, बट कम से कम 2 सेशन एक साल में होने चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है। फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
द पार्लियामेंट कैन प्लेस अ पार्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो संसद है भारत की वो संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून रख सकती है। सेकंड, वैलिडिटी जो है लॉ की प्लेस इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, यानी कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें हम किसी लॉ को, किसी अधिनियम को रख रहे हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरह का एग्जामिनेशन नहीं हो सकता किसी भी कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सो करेक्ट क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट किसी भी तरीके के लॉ को 9th शेड्यूल में रख सकती है, और 9th शेड्यूल जो है उसको किस एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, उसे ऐड किया गया था आई वुड से फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, एंड ये सारी चीजें आर्टिकल 31B में भी लिखी है। बट दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि जो 9th शेड्यूल में लॉस हैं, जो एक्ट्स हैं, उनको एग्जामिन किया जा सकता है। आयाद कोहेलियो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन भी लॉस को, जिन भी एक्ट्स को 9th शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973, यानी कि जिस दिन केशवानंदा भारती केस का जजमेंट आया था उसके बाद जो भी चीजें 9th शेड्यूल में ऐड की गई हैं उन सब को एग्जामिन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सो 9th शेड्यूल इज नो मोर इनविंसिबल फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सिक्स्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। पहला, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनको संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। सेकंड, जो पार्लियामेंट है हमारे देश की वो सॉवरेन है, वो संप्रभु है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट है, गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पूछा क्या था, इनकरेक्ट। सो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो पार्ट ले सकते हैं और ये चीज लिखी है आर्टिकल 88 में। बट दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है, वो उसकी लिमिटेड पावर्स हैं। और लिमिटेशंस किसने पुट की हैं? लिमिटेशंस पुट की है हमारे संविधान ने, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू वाली लिमिटेशन, फंडामेंटल राइट वाली लिमिटेशन एंड सेवरल अदर लिमिटेशन। ठीक है, सो ऑप्शन बी 2 ओनली हमारा सही होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नीडेड टू बी प्रेजेंट इन हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेसेस, यानी कि किसी भी तरीके का बिजनेस, किसी भी तरह का कार्य करने के लिए सदन में कम से कम कितने लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। ऑप्शन ए 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, ऑप्शन बी 1/5 ऑफ टोटल मेंबर, ऑप्शन सी 1/3 ऑफ टोटल मेंबर, ऑप्शन डी 1/2 ऑफ टोटल मेंबर। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर इन ईच हाउस। अब लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 550। सो कम से कम कितने लोगों को प्रेजेंट होना पड़ेगा? 55। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 250। सो कम से कम कितने लोगों को प्रेजेंट होना होगा? 25। एंड ये जो मिनिमम नंबर वाला फंडा है इस चीज को क्या बोलते हैं? कोरम। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, president is the part of parliament of India. 2, member of राज्यसभा are elected directly by people, यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। Select the correct statement. ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। विथ नो डाउट प्रेसिडेंट जो है एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे पार्लियामेंट के, और ये चीज लिखी हुई है आर्टिकल 79 में। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको पीपल डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, उनको इलेक्ट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आर्टिकल 79 में क्लियरली लिखा है वैसे भी कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, काउंसिल ऑफ स्टेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। ठीक। नाइन्थ, द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। दिस फेनोमेना इज नोन एज
यानी कि जो सदन के अध्यक्ष हैं वो किसी भी सदस्य को बोलना बंद करने को कह सकते हैं एंड उनका जो टाइम है किसी दूसरे सदस्य को दे सकते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड क्वाइट डिफिकल्ट भी था क्योंकि इन वर्ड्स का मेंशन लक्ष्मीकांत बुक में भी नहीं है एंड इन जनरल किसी भी बुक में नहीं है। सो ऑप्शन ए है डेकोरम, ऑप्शन बी क्रॉसिंग द फ्लोर, ऑप्शन सी इंटरपेलेशन, ऑप्शन डी ईल्डिंग द फ्लोर। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ईल्डिंग द फ्लोर। अब डेकोरम, क्रॉसिंग द फ्लोर और इंटरपेलेशन का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। डेकोरम मतलब होता है प्रॉपर बिहेवियर मेंटेन करना। इनफैक्ट एट टाइम्स आपने टीचर्स को भी सुना होगा कि वो कहते हैं आपको कि प्लीज मेंटेन डेकोरम। सो डेकोरम मतलब एक प्रॉपर बिहेवियर मेंटेन करना। इंटरपिलेशन क्या होता है कि पार्लियामेंटेरियन का जो फॉर्मल राइट होता है टू सबमिट फॉर्मल क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट उसको कहते हैं इंटरपिलेशन। क्रॉसिंग द फ्लोर मतलब टू वोट अगेंस्ट द पार्टी लाइन, यानी कि अगर आप कांग्रेस के एमपी हो बट आप वोट कर रहे हो बीजेपी के फेवर में, सो दैट वुड बी कॉल्ड क्रॉसिंग द फ्लोर। ठीक है, सो ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। 10th, who presides over a joint sitting of the two houses of parliament? So जब कभी भी पार्लियामेंट की जॉइंट सीटिंग हो तो कौन उसको प्रिसाइड करेगा, कौन उसकी अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन सी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन डी डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर। एंड जहां तक बात है जॉइंट सीटिंग की, इसके बारे में कहा मेंशन है आर्टिकल 108 से एंड पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जॉइंट सीटिंग वाला प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। और ये चीज कहाँ लिखी है? आर्टिकल 64 में। और ये भी नोट करने वाली बात है कि जो जॉइंट सीटिंग होती है उसमें जो रूल्स होते हैं वो लोकसभा के लिए जाते हैं ना कि राज्यसभा के। ठीक है। 11th, राज्यसभा हैज इक्वल्स पावर विथ लोकसभा इन व्हाट मैटर्स? ये 2020 यानी कि रिसेंट का ही क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा था। बोल क्या रहा है कि किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त है? चार ऑप्शंस है। द मैटर्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की बात। सेकंड, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। डी, मेकिंग कट मोशंस। सो आपको सही आंसर बताना। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन आर्टिकल 368 में ये क्लियरली लिखा है कि जब कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो तो उन बिल्स को राज्यसभा एंड लोकसभा को अलग अलग पास करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सही है। अब जहां तक बात है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं की, तो वहां इक्वल पावर्स नहीं है राज्यसभा और लोकसभा की। यहाँ राज्यसभा की स्पेशल पावर्स हैं और ये चीज लिखी है आर्टिकल 352 में। सी जो है वो भी गलत था क्योंकि गवर्नमेंट को आप कैसे रिमूव करोगे? गवर्नमेंट को रिमूव करोगे इम्पीचमेंट मोशन से, या फिर बजट को पास ना करके, या फिर कुछ और ऐसे एक्ट करके। बट ये जो सारे के सारे एक्ट्स हैं वो केवल और केवल लोकसभा में किए जा सकते हैं, राज्यसभा में तो किए ही नहीं जा सकते। डी, मेकिंग कट मोशंस। सो कट मोशंस आप बजट के टाइम में इंट्रोड्यूस करते हो। अब कट मोशंस केवल और केवल जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं, केवल और केवल क्या बोलते हैं, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। सो यहाँ भी इक्वल पावर नहीं है। सो ऑप्शन बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सही है। 12th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट है। पहला, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज अ मेंबर ऑफ इट, यानी कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और मनी बिल जो है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, यानी कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि मनी बिल जैसा कि आर्टिकल 110 कहता है केवल और केवल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? लोकसभा में। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, अब कौन होता है चेयरमैन? वाइस प्रेसिडेंट हमारे चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके मेंबर नहीं होते, वो तो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। और ये चीज लिखी है आर्टिकल 64 में। एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है लेकिन वो मेंबर होते हैं बट राज्यसभा के चेयरमैन मेंबर नहीं होते, ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
13th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट है। पहला, द मिनिमम एज फॉर बीइंग मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 25, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसकी मिनिमम एज 25 होनी चाहिए। सेकंड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो संसद के सदस्य हैं उनको भारत का नागरिक होना चाहिए। करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पहले स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो मिनिमम एज है फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा वो 30 है, लेकिन लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी है? 25। एंड दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको सिटीजन होना पड़ेगा इंडिया का। जो संसद के सदस्य होते हैं वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के लोगों का, तो उनको खुद भी भारतीय होना चाहिए। ये तो लॉजिक वाली बात है ना? सो ऑप्शन बी 2 ओनली इज द राइट आंसर। 14th, who is the guardian of powers and privileges of members of लोक सभा, यानी कि जो लोकसभा के सदस्यों की शक्तियां हैं, उनके जो कुछ विशेष अधिकार हैं, इनका संरक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर। एंड एस ऑफ नाउ कौन है हमारे लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला। ठीक है। एंड प्रिविलेजेस की जहां तक बात है वो कहां डिस्कस की गई है? आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, यानी कि जो निम्नलिखित में से 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से किनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है? ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। ठीक है। सो इसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट करके बताइएगा। सो इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे आज की 15 क्वेश्चंस। आपसे कितने बने वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने पार्लियामेंट पे बेस्ड एमसीक्यूज को। सो टिल दैट बाय बाय, थैंक यू एंड डू प्रिपेयर द पार्लियामेंट एज बेटर यू कैन, बिकॉज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक्स।